फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने कहा कि हेलो अल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दस ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। ठीक है, दिस इज ड्यू टू पोलर नेचर एंड स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट का इनका ऑर्डर होता है, ठीक है, वो होता है पहले क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है और मास बढ़ता जाता है हेलोजन एटम का, ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है ऑफ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जितने भी हमारे आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, मॉलिक्यूल के पास क्या आ रहा है, एक स्फेरिकल शेप आ रहा है जिसका सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण हो क्या रहा है कि इंटर पार्टिकल फोर्स है बिटवीन वीकर, मतलब जो कंपाउंड के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स है वो वीक होता जा रहा है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती जा रही है। ठीक है, तो मैं एक दो एग्जांपल दूं अगर, तो मैंने कहा कि जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे CH3 है, CH3 और एक दूसरा कंपाउंड है CH3OH। ठीक है, तो अब मैंने कहा इनके अंदर और इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा? ठीक है, मैंने कहा इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा OH वाले कंपाउंड का होगा कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन के मुकाबले। ठीक है, अब हमने कहा ऐसा क्यों होगा? ठीक है, अच्छा सिंगल अल्केन की बात हुई है ना, तो CH4 बना देते हैं। ठीक है, इसको CH4 बना देते हैं, तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन के मुकाबले ये ज़्यादा होगा। हमने कहा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका होता है मोर पोलर नेचर। ठीक है, इसका है मोर पोलर नेचर, स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और जो तीसरी बात इनके अंदर होती है वो होती है कि इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात मैं कहूँ अगर इनके अंदर ब्रांचिंग बढ़ती जाए, जैसे मैंने कहा कि कार्बन कैसे बॉन्ड्स हैं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और दूसरा है कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे एक हेलोजन अटैचमेंट करवा दी जाए। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब मैंने कहा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जैसे ब्रांचिंग बढ़ी वैसे ही क्या होगा, वैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो गया, सॉरी, तो सरफेस डिक्रीज़ हो गया, और जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता है वैसे ही शेप कुछ स्फेरिकल होने लगता है। जैसे शेप स्फेरिकल होने लगा उसका मतलब क्या है कि अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। तीसरी बात अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो कंपाउंड है कुछ ऐसा है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे आयोडीन लगा है, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो मैं कहूँगा जो आयोडीन वाला है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे साइज़ एंड मास बढ़ रहा है वैसे ही वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, हम चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हम एलिफेटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की बात करें। हमने कहा डेंसिटी की अगर बात करें तो ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर। ठीक है, सो देयर डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा या हेलोजन का नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर या हेलोजन नंबर या एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। एग्जांपल देता हूँ अगर मैं, तो मैंने कहा मेरे पास अगर एक CH3Cl है और दूसरा कार्बन कार्बन Cl है और तीसरा कार्बन 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 Cl है, तो मैं कहूँगा इनके अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी? तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी तीन बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच, दूसरी बात इनके मास पे, तीसरी बात इनके नंबर ऑफ हेलोजन कितनी इन पे अटैच है। ठीक है, तीसरी बात सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हम कहते हैं कि हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, हाउएवर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमने कहा कि ये वाटर के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है,
सॉल्युबिलिटी इनकी बहुत कम होती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, कैन नॉट फॉर्म H बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर होती क्या है? मैंने कहा देखो, हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है R के साथ Cl और यहाँ पे H और OH की बॉन्डिंग थी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक H आ जाता, ठीक है, कोई भी अगर एक H आ जाता तो मैं कहता ये कंपाउंड बनता और अटैच हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ही वाटर में कम होती है। लेकिन हाँ, वाटर के अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन आर वेरी नियरली सेम। ठीक है, हाउएवर पैरा आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। इट इज़ ड्यू टू सिमिट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा पैरा आइसोमर है, ठीक है, पैरा आइसोमर है, मतलब अगर दो कंपाउंड मैंने मान ली ऐसे कुछ अटैच है, ठीक है, तो ये मोर सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो मोर सिमेट्रिकल होने के कारण क्या होता है? मोर सिमेट्रिकल होने के कारण ये इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और ये बेटर अटैच हो पाते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, बेटर अटैच हो पाते हैं इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इस रीज़न से मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे पैरा पोजीशन आएगा वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, उससे कम ऑर्थो होगा और सबसे कम मेटा पोजीशन स्टेबल होगा, और जितनी कम स्टेबिलिटी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात है, इसको एक बार देख लेना है। इसके मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा कंटेंट। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। एक और बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हमने कहा डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो हमारा है वो 3 से 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला है रेजोनेंस, दूसरी बात जिस पे डिपेंड करता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और तीसरा जो होता है जिस पे डिपेंड करता है वो होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, अगर मैंने कहा कि कोई कंपाउंड रेजोनेंस के अंदर है तो उसका डाइपोल मोमेंट ऑफ कोर्स होगा। अगर कोई कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, तो उसकी डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर उसका ओरिएंटेशन मतलब अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ओरिएंटेशन में होगा, जैसे मान लेते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट सिमेट्री में होगी, तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर नहीं हुआ तो उसकी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं अगले एक सेशन के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ गया होगा।